राज्य में पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। 21 जिले के 72 प्रखंडों में गांव की सरकार बनाने के लिए 68% मतदाताओं ने डाले वोट। झारखंड हाईकोर्ट सहित राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का निपटारा। हजारों लोगों को मिली सहज न्याय। तिहत्तर वर्षों के बाद थॉमस कप के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम। इंडोनेशिया के साथ होगी फाइनल मैच। और राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ हुई बारिश, तेज आंधी और वज्रपात से कई जगहों पर क्षति। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर नेपाल जा रहे हैं। नेपाल का दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण हो रही इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा करेंगे। 2014 से लेकर अब तक ये 5वीं momentum generated by high-level exchanges, including by the last visit of Prime Minister Deoba to India in April. And two, the visit also reaffirms our commitment and demonstrates the priority that Government of India attaches to the neighborhood. लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के तत्वाधान में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अलग से तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें आपसी रिश्तों पर विस्तार से चर्चा होगी। राज्य के 21 जिलों में आज पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस चुनाव में 9,819 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया गया। इनमें 17,437 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। आराम से देखिए। दुमका जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के जिले के अति नक्सल प्रभावित 4 प्रखंडों रामगढ़, शिकारीपाड़ा, काठीकुंड व गोपीकांदर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदाताओं ने भयमुक्त माहौल में इन चारों प्रखंड में विभिन्न पदों के 970 प्रत्याशियों के लिए 814 बूथों पर वोट डाले। चारों प्रखंड में वार्ड सदस्य के 910, मुखिया के 68, पंचायत समिति सदस्य के 80 तथा जिला परिषद सदस्य के 8 पदों के उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हुआ। मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदाता अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए लाइन में खड़े होकर वोटिंग करते रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मतदाताओं में ज्यादा उत्साह देखा गया। पलामू के 6 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। भीषण गर्मी के कारण सुबह में वोटरों की ज्यादा भीड़ देखी। जिले के 6 प्रखंडों मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज,
उटारी रोड के 750 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। जिले में 958 पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए जीप सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के 1895 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गांव की सरकार चुनने के लिए जैसे ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हुई, बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। इसमें महिला वोटरों की संख्या अधिक देखी गई। रामगढ़ जिले में महिला मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। जिले के 3 प्रखंडों में आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी वोट के प्रति खासा उत्साह देखा गया। गांव की सरकार चुनने के लिए लोग सुबह से ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए। तेज धूप और गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बारे में? इस बारे में वही सोच रहे हैं हम लोग को जो बात को चलो हम बात कर लेंगे। चलो फोनवा लगा रहे उसी को ना, रेखे को लगा चौक पे तो रेखा का आप लोग वहाँ वो घरवा में टावर नहीं पकड़ा, तो वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग का टावर नहीं पकड़ा। इधर देखिए इधर। चलो तो आपने सुना है नहीं, अभी पीठासीन अधिकारी से बात करा, तो बताइए यहाँ पर गोला, दुलमी और चितरपुर 3 ब्लॉकों में पंचायत के 4 पदों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 500 से अधिक इसमें मतदान केंद्र थे। 1 बजे तक हम लोग का पोलिंग परसेंटेज 55% से अधिक था, जो कि अभी और बढ़ने की। पाकुड़ जिले के 561 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। यहां कुल 76% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। बूथों पर ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी से सुरक्षा की निगरानी की गई। हाँ 127 उषा देवी। सिमडेगा जिले के 4 प्रखंडों में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। इन प्रखंडों में कुर्डे, किरसई, बोलवा और पाकरटाड़ शामिल हैं। मतदान में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां पहले चरण में 411 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चारों प्रखंडों में 310 मतदान केंद्र बनाए गए थे। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाकर मतदान के दौरान चतरा जिले की सीमा पंचायत में बढ़ती जा रही अनियमितता की शिकायत की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक शिष्टमंडल ने आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। मोबाइल से तो इसको डलवा स्कैन करके डाल दे रहे हैं, तुरंत नहीं मानिएगा, ले लीजिए। प्रथम चरण के चुनाव में चतरा में सीमा पंचायत के तहत कई बूथों पर तो वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त महोदय हैं, वह कई बूथों पर जा करके और एजेंटों को, जो एजेंट प्रत्याशियों के हैं जो अंदर और बाहर रहते हैं, 2 एजेंट उनको संवैधानिक रूप से दिया जाता है कि 2 एजेंट रख सकते हैं। वो एजेंटों को उन्होंने बूथों से भगा दिया। कई बूथों पर उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया, तब वहाँ से वो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य के 21 जिलों में आज हुए पहले चरण के चुनाव में कुल 68% मतदान हुए। आयोग ने सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने की बात कही। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 1127 पंचायतों के लिए चुनाव किया गया है, जिसमें से कुल जो है 52,22,815 मतदाता ने चुनाव में भाग लिए हैं। और आज का चुनाव जो है लगभग शांतिपूर्ण ही रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और मतदान का
प्रतिशत लगभग 68 हम लोग उम्मीद करें। अभी तक कई दिनों से नहीं आया है, लेकिन 68 के आसपास ही रहेगा, वही आसपास अपने के सामने है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। सीए सुमन सिंह ने पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नकद राशि आईएएस पूजा सिंघल की है, जो उनके निर्देश पर एकत्रित की गई थी। सीए ने बताया है कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ नकद दिए गए थे। झारखंड उच्च न्यायालय समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। लाभार्थियों ने इस आयोजन की प्रशंसा की है। जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न लंबित वादों का निपटारा किया गया। इस दौरान पति की मृत्यु होने पर पत्नी एवं उसकी माता को बीमा कंपनी से 16 लाख का चेक प्रदान किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से समस्त सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाता है। आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में ये राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है और राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ऐसा वैकल्पिक मंच है जिसके माध्यम से पुराने वाद, जो सुलहनीय वाद हैं, वो चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, वो सारे बात का निपटारा किया जाता है। सिर्फ पेंडिंग केसेस को, लंबित वादों का ही निपटारा नहीं होता है, बल्कि जो मामला अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचा है और वो अभी जो लिटिगेंट के प्लेटफॉर्म तक पेंडिंग है, जैसे बैंक ऋण से संबंधी या और भी ऐसे केसेस है जो कोर्ट में नहीं आया है, तो उन वादों का भी निपटारा इस मंच के द्वारा होता है। और ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ये ऐसे तो मेडिएशन भी है, कॉन्सिलिएशन है, बहुत तरह का, लेकिन लोक अदालत के माध्यम से समस्त वादों का निपटारा किया जाता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस क्रिमिनल है और जो सुलहनीय योग्य वाद सिविल में नहीं है। और आज के इस लोक अदालत में विशेष रूप से हमने प्रयास किया है, हमने फैमिली जज ने वो मिल करके एक 3 कपुल जो वैवाहिक विवाद था, उन तीनों कपुल्स को जो है हम लोगों ने रीयूनियन करवाया है। व्यवहार न्यायालय चाईबासा में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,240 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही 1 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की राशि का समायोजन भी किया गया। इस दौरान गठित कुल 10 बेंचों के द्वारा बैंक ऋण, भूमि, श्रम, रेलवे, बिजली, वन, मोटर दुर्घटना, उत्पाद शुल्क आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। विभिन्न विभागों के 1 करोड़ 85 लाख रुपए का समायोजन भी संभव हो पाया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला, विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं के पैनल ने आपसी सुलह के आधार पर मामलों को निपटाने में पक्षकारों की मदद की। और बैंक मैटर्स और बाकी अदर कंपाउंडेबल मैटर जो अलग विभाग के हों, सारा टेकअप किया गया है और इसके लिए कुल 10 बेंच बनाया गया है। 10 बेंच में अभी तक आज जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस थे 1600 केस का डिस्पोज हो चुका है। और राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एवं युवा सदन द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश को ऊर्जावान, उत्साही एवं नैतिक रूप से मजबूत युवा नेताओं की जरूरत है। उन्होंने राजनीति के प्रति युवाओं की उदासीनता पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।
उनका कल देहांत हो गया था। शोक के दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और मनोरंजन का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। अल नह्यान का शुक्रवार को निधन हो गया था। वे 73 वर्ष के थे। वे 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान ने अपने पिता शेख जायद बिन सुल्तान के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति व अबू धाबी के शासक की जिम्मेदारी संभाली थी। 71 में संयुक्त अरब अमीरात के सृजन के बाद शेख जायद बिन सुल्तान पहले राष्ट्रपति बने थे। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,858 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3,355 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने जिंदगी की जंग जीती, जबकि कुछ नए संक्रमितों की भी पहचान हुई। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है, जिस कारण कोविड पर लगाम लगा है। गुमला सदर अस्पताल में खोला गया डायलिसिस सेंटर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेंटर खोला गया है, जहां गरीबों को मुफ्त सेवा दी जा रही है। गुमला सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर के संचालक रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि गरीबों को आयुष्मान कार्ड के आधार पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान कार्ड धारी, बीपीएल धारी, लोअर इनकम जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित 1206 रुपया उनसे चार्ज लिया जाता है। और यहाँ डायलिसिस सेंटर खुलने से बहुत से पेशेंट को बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। इससे पहले बहुत से पेशेंट को रांची जाना पड़ता था। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद उरांव ने कहा कि पहले गुमला में डायलिसिस की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को रांची जाना पड़ता था और चिकित्सा खर्च का बोझ भी अधिक होता था। अभी हमारे यहाँ 12 पेशेंट इनरोल हैं जिनका रेगुलरली डायलिसिस होता है। पर डे 2 से 3 एवरेज लगभग होता है और 12 है। और डायलिसिस कराने आए मरीजों ने कहा कि सदर अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। सुविधा हो गया आप गुमला में आविला और डायलिसिस करवाइला और जाइला। और जब गुमला में शुरू हुआ तब यहाँ पर हम बहुत कम काम करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पैसा लगता है। इस डायलिसिस सेंटर में अब तक 12 मरीज पंजीकरण करा चुके हैं। डायलिसिस के लिए मरीजों को 2 से 3 दिन रुकना पड़ता है। गैर आयुष्मान धारकों से 1206 रुपए शुल्क के रूप में लिया जाता है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड की पुरुष टीम सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित कर ये मुकाम हासिल किया। इधर झारखंड की महिला टीम ने भी सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम झारखंड ने महाराष्ट्र को पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारत ने डेनमार्क को 3-2 से पराजित किया। 73 वर्षों में पहली बार भारत की टीम फाइनल खेलेगी। फाइनल में भारत का मुकाबला रविवार को इंडोनेशिया से होगा। टीम 4 में पहुंचते ही पदक पक्का कर चुकी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले एकल मुकाबले में युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को डेनमार्क के शीर्ष खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। विक्टर ने मुकाबले को आसानी से 21-13, 21-13 से जीतकर डेनमार्क को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे मैच में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला किम एस्ट्रप और मैथन क्रिश्चियनसन के साथ था। इस युगल मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में डेनमार्क की जोड़ी ने वापसी की और 23-21 से गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे गेम में पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में सात्विक और चिराग ने 22-20 से जीत हासिल कर मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत को बढ़त दिलाने का दारोमदार अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत पर था।
दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी एंडरसन एंटोनसेन को 21-18, 12-21, 21-15 से हराकर 2-1 की बढ़त दिलाई। हालांकि दूसरे युगल में भारत की कृष्णा प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की जोड़ी को डेनमार्क की जोड़ी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुकाबला एक बार फिर बराबरी पर आ गया। निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर सारा दारोमदार एच एस प्रणॉय पर आ गया। क्वार्टर फाइनल में भारत को जीत दिलाने वाले प्रणॉय ने विश्व में 13वें नंबर के खिलाड़ी रैस्मस जेमके के खिलाफ पहला गेम हारने के बाद जोरदार वापसी की और अगले दोनों गेम जीतकर मुकाबले को 13-21, 21-9, 21-12 से जीतकर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने प्रतियोगिता के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम 1979 के बाद से कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी। इससे पहले टीम 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। फाइनल में भारत का सामना रविवार को इंडोनेशिया के साथ होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ के उपायुक्त ने आज कई बूथों का दौरा कर पंचायत चुनाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीठासीन पदाधिकारियों और मतदाताओं से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए बूथों पर तैनात पुलिस बलों को आवश्यक निर्देश भी दिया। पलामू के उपायुक्त ने पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने चुनाव कर्मियों से मतदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही बूथों पर आए मतदाताओं से पंक्तिबद्ध होकर वोट डालने की अपील की। साहिबगंज जिले बोरियो, बरहरवा एवं पतना प्रखंडों में पहले चरण के पंचायत चुनाव के दौरान बूथों पर वृद्ध एवं विकलांग मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर तैयार किए गए थे, जिन्होंने मतदान कराने में सहयोग किया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बरही अनुमंडल के विभिन्न बूथों का दौरा कर मतदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से बातचीत भी की। रामगढ़ की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने पहले चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों से मतदान की स्थिति की जानकारी ली। गढ़वा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश गोलप और पुलिस अधीक्षक ने आज पहले चरण के पंचायत चुनाव के दौरान रंका अनुमंडल के विभिन्न पंचायतों में बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। खूंटी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मतदान कर्मियों की चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई तथा उसी के अनुसार मतदान संपन्न करने को कहा गया। रांची के एचईसी सेक्टर 2 में बन रहे लाइट हाउस का 40% काम हो चुका है। यहां 1008 अफोर्डेबल फ्लैट बनाए जा रहे हैं। लाइट हाउस में फ्लैट लेने के लिए रांची नगर निगम ने लोगों से आवेदन लिया है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर वज्रपात होने की भी खबर है। इस बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वेब आधारित कॉल सेंटर के संचालित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो रहा है। इसके लिए रांची के डोरंडा में कॉल सेंटर खोला गया है। इस कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 180034565002 तथा मोबाइल नंबर 9470176901 पर संपर्क किया जा सकता है। बोरी बांध बनने से खूंटी के ग्रामीण इलाकों में किस तरह से बदलाव हो रहा है, आज दिखाते हैं उसकी एक झलक। ने झारखंड को सब कुछ दिया है। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड, आप देख सकते हैं हमारे आसपास का ये पंचघाट का इलाका है और ये यहाँ पर बनई नदी है। इस नदी में कुछ दिनों पहले तक पानी नजर नहीं आती थी। खूबसूरती तो है, हरियाली भी है, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेतीबाड़ी नहीं हो पाती थी और लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2 साल पहले यहाँ पर अजय जी के सौजन्य से इस तरह के बोरी बांध, छोटे छोटे बोरी बांध बनाए गए और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाली आई और ये पानी की जो कलकल आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसी का नतीजा है। और इसकी वजह से यहाँ पर अब सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती भी होने लगी है। कैसे रंग लाया आपका मेहनत है।
ये जो बनई नदी है 50 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे 50 गांव टोले हैं। नदी का अस्तित्व खतरे में था। अवैध बालू उठाव के कारण और नदी के संरक्षण नहीं होने के कारण नदी अपनी सतह से 10 फीट नीचे चली गई थी, जो गंभीर चिंतनीय विषय था। हम लोगों ने पिछले साल 1-2 प्रयास किया था और नदी पर बोरी बांध बनाया था और इसके बाद इस साल हम लोग घाघरा गांव से घघारी तक के बीच में 11 स्थानों पर बोरी बांध बनाया है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक बोरी बांध बनने के बाद लगभग 5 से 1 किलोमीटर तक पानी ठहर रहा है और जब गांव के लोग आके यहाँ श्रमदान करते हैं तो उनको नदी से प्यार होता है, यहाँ के बालू और मिट्टी और पानी को छूने के बाद। और गांव के लोग यहाँ की ग्राम सभा नदी के प्रबंधन करने के लिए आगे आ रहे हैं और अब गांव के लोग यहाँ से बालू उठाव भी होने नहीं दे रहे हैं, जिससे और पानी जगह जगह नदी में जमा है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि मृत प्राय हो चुकी बनई नदी फिर से पुनर्जीवित हो चुकी है। तो ये जो नदी थी वो मृत प्राय हो गई थी और एक बार फिर पुनर्जीवित हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में जो एक श्रमदान के बाद ये जो नदी तैयार हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो ये बोरी बांध बना, इसके जरिए जो लोगों का लगाव था वो बढ़ा और उसके बाद उनका प्रेम दिन ब दिन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ये जो कारवां है लगातार यहाँ पर इस तरह से बोरी बांध बनाने का, वो आगे बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा है कि इलाके में खुशहाली भी बढ़ी है और उसका नतीजा है कि लोग अब जो यहाँ पर एक तरीके से अवैध बालू उत्खनन होता था, इस तरह की चीजें भी यहाँ रुक गई है। और हम देख सकते हैं कि ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये अब यहाँ पर लोग भी आने लगे हैं और उसका आनंद उठाने लगे हैं, ताकि इस इलाके की जो गरीबी थी वो भी दूर हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर लोगों ने ठान ले कि उन्हें कुछ करना है और श्रमदान के जरिए जिस तरह की उन लोगों ने मिसाल पेश की है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, पंचघाघ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पहले चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। 21 जिले के 72 प्रखंडों में गांव की सरकार बनाने के लिए 68% मतदाताओं ने डाले वोट। झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लंबित वादों का निपटारा, हजारों लोगों को मिली सहज न्याय। तिहत्तर वर्षों के बाद थॉमस कप के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम, इंडोनेशिया के साथ होगी फाइनल मैच। और राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ हुई बारिश, तेज आंधी और वज्रपात से कई जगहों पर क्षति, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत।